हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य आपके सामने 2012 के जीडीसी के ज्योग्राफी पेपर में लेके आया हूँ। इससे पहले हमने 2012 के 30 प्रश्न भाग 1 में हमने देख लिया था। आज हम दूसरा भाग 31 से 60 तक देखेंगे, जो 2012 के ही जीडीसी के ही पेपर हैं ज्योग्राफी के। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न या हम कह सकते हैं इस भाग का पहला प्रश्न, भारत में साल के वृक्ष संकेंद्रित हैं। जो साल के वृक्ष हैं भारत में किस राज्य में संकेंद्रित है? 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए है तमिलनाडु में, ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन सी है झारखंड में और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में साल के वृक्ष संकेंद्रित हैं। 32वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 32वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शिलांग का पठार मेघालय के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है बादलों का घर। यह नाम निम्नलिखित में से किसने दिया है? ऑप्शन है OH.K. स्पेट, ऑप्शन बी है D.N. वाडिया, ऑप्शन सी है आर्यल सिंह और ऑप्शन डी है SP चटर्जी। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है SP चटर्जी, ऑप्शन डी। इन्होंने मुख्य रूप से जब इन्होंने मेघालय के पठार का अध्ययन कर रहे थे तभी इन्होंने इसका नाम मुख्य रूप से मेघालय नाम रखा। तब से इसका मेघालय नाम पड़ा हुआ है, जिसका अर्थ होता है बादलों का घर। ठीक है दोस्तों, इनकी एक पुस्तक भी है, इस मेघालय के पठार पर इनकी एक पुस्तक भी है। ठीक है दोस्तों, और यह जो बुक छपी थी वो है फ्रेंच भाषा में छपी थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फ्रेंच भाषा में, क्योंकि ये फ्रांसीसी भूगोल वक्ताओं से ज़्यादा प्रभावित थे। और इनकी जो PhD हुई थी वो है दोस्तों, वह मुख्य रूप से पेरिस में ही हुई थी, फ्रांस में। ठीक दोस्तों, 33वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 33वां प्रश्न कह रहा है, भारत में ज्वारीय शक्ति उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। भारत में ज्वारीय शक्ति उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ऑप्शन ई है मालाबार तट पर, ऑप्शन बी है मालाबार कोंकण तट में, या ऑप्शन सी है गुजरात तट में और ऑप्शन डी है कोरोमंडल तट में। तो दोस्तों सबसे अधिक संभावनाएं हैं ज्वारीय उत्पादन शक्ति की, वह है गुजरात तट पर, क्योंकि यहाँ पे ऊंचे ज्वार आते हैं जो मुख्य रूप ज्वार शक्ति उत्पादन के लिए बहुत ही अनुकूल दशाएं उत्पन्न करती हैं। ठीक दोस्तों, खंभात की खाड़ी में। ठीक दोस्तों, 34वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 34वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक कोयला क्षेत्र सोन घाटी क्षेत्र में स्थित नहीं है? सोन घाटी क्षेत्र में स्थित नहीं है। ऑप्शन है उमरिया, ऑप्शन बी है सोहागपुर, ऑप्शन सी है सिंगरैनी और ऑप्शन डी है तत्तापानी। तो दोस्तों जो सोन नदी घाटी में स्थित नहीं है वो है सिंगरैनी। सिंगरैनी दोस्तों आंध्र प्रदेश में है, जबकि ये आपका उमरिया, सोहागपुर और तत्तापानी ये आपके मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक दोस्तों, जो सोन घाटी के अंतर्गत आता है, जबकि आपका सिंगरैनी गोदावरी घाटी अंतर्गत आता है। ठीक दोस्तों, 35वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 35वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन प्रक्रिया में भारत के निम्न राज्यों के गठन का सही अवरोही क्रम था। ऑप्शन ए है मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम। ऑप्शन बी है नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, मेघालय और ऑप्शन डी है सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो दोस्तों ये क्रम पूछ रहा है कि सबसे पहले कौन बना और सबसे लास्ट में कौन बना। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो नागालैंड सबसे पहले बना, उसके बाद मेघालय, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश बना, ऑप्शन बी। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 36वां दोस्तों, सही सुमेलित नहीं। दोस्तों सही सुमेलित वाला बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे और इस तरह के हम प्रश्न अपनी टेस्ट सीरीज में भी करवाए हैं। आप जाके हमारे टेस्ट सीरीज को अगर जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा, देखिएगा। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल RK Geo World 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप ज़रूर जुड़ जाइएगा
हम GIC GDC असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट की तैयारी हम करा रहे हैं निःशुल्क, फ्री, कोई आपसे शुल्क नहीं लिया जा रहा है। आप जाइए, आप उसको देखिए, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का हम कलेक्शन किए हैं। ठीक है दोस्तों, आप जाके ज़रूर हमारे यूट्यूब पर विजिट एक बार ज़रूर करें और देखिए हमारे प्रश्नों का स्टैंडर्ड बहुत ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम किताबों से, अच्छी किताबों से लेकर आपको आ रहे हैं, किसी प्रकाशन से नहीं। और जो भी हमारा प्रश्न होगा और उसका उत्तर जो होगा और सही होगा, गलत उत्तर नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ का कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है तांबा कटांगा, सही है, अफ्रीका महाद्वीप में है। हीरा किम्बरले, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में, सही है, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, अब दक्षिण अफ्रीका में है। चांदी बूटे, यह संयुक्त अमेरिका में है। बूटे से तांबा और चांदी दोनों निकाला जाता है। और सोना मेसाबी दोस्तों, ये भी अमेरिका में है, मगर यहाँ से सोना नहीं, यहाँ से लौह अयस्क निकाला जाता है। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है, मेसाबी रेंज है जो सोने के लौह अयस्क उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है, जबकि तीनों ऊपर वाले सुमेलित हैं आपके। ठीक है दोस्तों, 27वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मौसम की दशा, शुष्क, शस्य क्षेत्र, बढ़ने का मौसम इत्यादि एक साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है इर्गोग्राफ में, ऑप्शन बी है क्लाइमोग्राफ में, ऑप्शन सी है हीदरग्राफ में और ऑप्शन डी है बैंड ग्राफ में। तो दोस्तों ये सभी दशाएं इर्गोग्राफ में दर्शाए जाते हैं। ऑप्शन ए, इर्गोग्राफ के जो मुख्य रूप से जो बनाया है वो बनाया है गिडेज ने। ठीक दोस्तों, जबकि क्लाइमोग्राफ और हीदरग्राफ आपके टेलर महोदय ने बनाया है। ठीक दोस्तों, 38वां प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है। दोस्तों यहाँ पे प्रश्नों को बहुत अच्छे से रीड करना है। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है हैदराबाद में और ऑप्शन डी है दोस्तों देहरादून में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, हैदराबाद में। ठीक दोस्तों, नेशनल रिमोट एजेंसी आपका सेंसिंग एजेंसी, यहाँ पर संस्थान पूछता तो आपका देहरादून हो जाता। ठीक दोस्तों, 39वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 39वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, न तो प्रारंभ का कोई लक्षण है, न ही अंत का कोई अंत का ही कोई आशा है कि संकल्पना का निम्न से किसने प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए R.E. हार्टन, ऑप्शन में जेम्स हट्टन ने, ऑप्शन सी है J.T. हैग ने और ऑप्शन डी है चार्ल्स लेल ने। तो दोस्तों यह जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ गया है, का संकल्पना दिया गया है, यह जेम्स हट्टन के द्वारा दिया गया है। ठीक दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। 40वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 40वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मूक घाटी आंदोलन संबंधित है केरल से, राजस्थान से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, कर्नाटक से। तो दोस्तों जो मूक घाटी आंदोलन संबंधित है वो है दोस्तों केरल से संबंधित है, ऑप्शन ए। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 41 नंबर प्रश्न में दोस्तों कह रहा है, निम्न से पर्वत निर्माण का सही कालानुक्रम कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, कौन सा है सही, निम्न से कौन सा पर्वत निर्माण का सही कालानुक्रम है सही। ऑप्शन ए है अल्पाइन, कैलिडोनियन, हर्सियनी, प्रीकैम्ब्रियन। ऑप्शन बी है प्रीकैम्ब्रियन, हर्सियनी, कैलिडोनियन और अल्पाइन। सी कह रहा है प्रीकैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सियनियन और अल्पाइन। डी कह रहा है कैलिडोनियन, प्रीकैम्ब्रियन, अल्पाइन और हर्सियनियन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, प्रीकैम्ब्रियन, कैलिडोनियन, हर्सियनियन और अल्पाइन, ये आपका सही है। पर्वत क्रम जो पृथ्वी पे चार पर्वत क्रम आपको पृथ्वी पे देखने को मिलेंगे। ये चारों क्रम इस आपका है, पहले प्रीकैम्ब्रियन आता है, उसके बाद कैलिडोनियन आता है, उसके बाद हर्सियनियन आता है, उसके बाद अल्पाइन आता है। ठीक दोस्तों, 42वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 42वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ये कोई सिद्धांत है, कोई प्रतिपादक है, कौन सा इसमें सुमेलित है, सुमेल करना है। तो इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं।
निर्माणक भूसंति सिद्धांत दोस्तों ये कोबर का है, ऑप्शन एक का दूसरा। एक का दूसरा किसमें आ रहा, पहले में ही दोस्तों आ रहा है, ठीक है। एक का दूसरा पहले में ही आ रहा है। और हम देख लेते हैं तापीय संकोचन सिद्धांत जेफरीज, बी का पहला, ये भी आ रहा है। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत दिल्ली का है, यह सी का थर्ड आ रहा है। और समांतरण सिद्धांत होम्स का फोर्थ आ रहा है। तो ऑप्शन ये सही है इसका, ठीक दोस्तों। 43वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, स्थलरूपों के विकास में भूगर्भिक संरचना एक महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक है जो उनमें प्रतिबिंबित होता है का संबंध है। ऑप्शन है VW स्पार्क से, ऑप्शन बी है A के लोविक से, ऑप्शन सी है WD थानवरी से, और ऑप्शन डी है AN स्ट्रालर से। तो दोस्तों यह जो कथन दिया गया है भूगर्भिक संरचनाओं के बारे में, स्थल रूपों के निर्माण के बारे में, वह है WD थानवरी द्वारा दिया गया है, ऑप्शन सी, ठीक दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 44वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक यांत्रिक अपक्षय का प्रक्रिया नहीं है। इसमें कौन सा एक यांत्रिक अपक्षय का प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए है कैम्बरिंग, ऑप्शन बी एक्सफोलिएशन, ऑप्शन सी है फ्लैकिंग, और ऑप्शन डी है चेलेशन। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी चेलेशन। चेलेशन दोस्तों ये रासायनिक प्रक्रिया का एक उदाहरण है, जबकि ये तीनों आपका भौतिक प्रक्रिया का उदाहरण देखने को मिलता है अपरदन का। 45वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 45वां प्रश्न, निम्न में से किसने जेनेरेटिव विशिष्ट जीवन पद्धति की संकल्पना का प्रतिपादन किया है या प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए है विडाल डी लावलास, ऑप्शन बी है पी गिडिज, ऑप्शन सी है ई रेक्लू, और ऑप्शन डी है जीन ब्रोन्स। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए विडाल डी लावलास ने किया था विशिष्ट जीवन पद्धति के संकल्पना का प्रतिपादन। 46वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 46वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय चक्रवात सर्फिल पट्टिका, ये सुमेलित है। बी कह रहा है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात वर्षा कोशिका, ये भी सुमेलित है। हरिकेन क्षति मापक फुटीजा मापक, दोस्तों यही आपका सुमेलित नहीं है। फुटीजा जो होता है दोस्तों ये टार्नेडो का होता है, ना कि हरिकेन का होता है। टार्नेडो विथिका संयुक्त राज्य अमेरिका, यह सुमेलित है, जबकि आपका सुमेलित नहीं है। हरिकेन का होता है सरसेप्शन मापन, ठीक दोस्तों, ये आपका सही होता है, ना कि फुटीजा होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 37वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्न से कौन एक जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। ऑप्शन ए है ड्यूरिकस्ट, ऑप्शन बी है इवेराप्राइट, और ऑप्शन सी है वृक्ष वलय, और ऑप्शन डी है प्रस्तर वलय। तो दोस्तों इसका जो सही सुमेल है वो है ऑप्शन डी प्रस्तर वलय, आपका जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है, जबकि ड्यूरिक्रस्ट, इवेरोराइट्स और वृक्ष वलय ये आपके जैविक संकेतन के जलवायु परिवर्तन के संकेतक के रूप में देखे जाते हैं, ठीक दोस्तों। 48वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कोरियालिस बल के बारे में कौन सा एक सही नहीं है, ठीक दोस्तों। ऑप्शन ए है यह वायु की गति को प्रभावित करती है। दोस्तों गति को प्रभावित नहीं करती है, मुख्य रूप दिशा को प्रभावित करती है, यही पहला आपका सुमेलित नहीं है। बी कह रहा है यह वायु की दिशा को प्रभावित करती है, ये सही है, दिशा को प्रभावित करती है, न गति को। दिशा को प्रभावित करती है, गति को प्रभावित, ठीक है, गति को प्रभावित नहीं करती है, दिशा को प्रभावित करती है, ठीक दोस्तों। सी कह रहा है इसका परिणाम वायु की गति द्वारा निर्धारित होती है, ये भी सही है। और डी कह रहा है ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है, सही है दोस्तों, ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है, जबकि भूमध्य रेखा पर यह 0 होती है, ठीक दोस्तों, न कि बराबर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 49 कह रहा है दोस्तों प्रश्न 49वां प्रश्न कह रहा है, निम्न से कौन सा एक सापेक्षित आर्द्रता के प्रतिशत में
परिकलन के लिए सही सूत्र है? ऑप्शन ए है निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सामर्थ्य गुणे 100। बी कह रहा है आर्द्रता सामर्थ्य बटे निरपेक्ष आर्द्रता गुणे 100। और सी कह रहा है विशिष्ट आर्द्रता बटे निरपेक्ष आर्द्रता गुणे 100। और डी कह रहा है निरपेक्ष आर्द्रता बटे विशिष्ट आर्द्रता गुणे 100। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए सही इसका है, जो सापेक्षित आर्द्रता का प्रतिशत को मुख्य रूप से सूत्रीबद्ध करता है। ठीक दोस्तों, निरपेक्ष आर्द्रता बटे आर्द्रता सार्थता गुणे 100, यही आपका सही सूत्र है जो मुख्य रूप से परिभाषित करता है इसको। अगला प्रश्न देखते हैं 50वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक को महासागरीय हिमपात कहते हैं? ऑप्शन ए है महासागरीय तली पर महासागरीय अवसादों के छोटे छोटे कणों का लगातार गिरना। ऑप्शन बी है महासागरीय सतह पर ही तुल्य स्नोफ्लॉक्स का लगातार गिरना। ऑप्शन सी है महासागरीय तली पर सागरीय जीवों के नेक्टन समुदाय के अस्थिर पंजरों का छिटफुट गिरना। और ऑप्शन डी है उच्च अक्षांशों में लघु हिमकणों का सागरीय सतह पर लगातार गिरना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, महासागरीय तली पर सागरीय अवसादों के छोटे छोटे कणों का लगातार गिरना, जिसको महासागरीय हिमपात कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये प्रश्न बहुत जगह पूछ भी लिया गया है, यहाँ तक कि ये है आपका CSIR में भी पूछ लिया गया है। ठीक दोस्तों, CSIR में भी ये पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जब हम सब अर्थ साइंस का जब वहाँ पे पेपर देते हैं तो उसमें पूछा गया है, समुद्र विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्न से कौन सा एक प्रवाल पालिश की वृद्धि के लिए अनुकूल नहीं है? मतलब प्रवाल विकास के लिए अनुकूल नहीं है। वर्ष पर्यंत महासागरीय जल का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में होना चाहिए। दोस्तों ये तो सम्मिलित नहीं है, पहला ही। बी कह रहा है अवसाद मुक्त स्वच्छ जल सागरीय जल होना चाहिए, ये सही है। 30 से 40 के बीच सागरीय लवणता होना चाहिए। दोस्तों ये गलत है, ये भी गलत है। और डी कह रहा है महासागरों के प्रकाश मंडल का ऊपरी भाग, तो ये सही है। दोस्तों पहला और तीसरा ये कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं। ठीक है, दोनों ही डाल दिए, दोनों ही गलत। पहला ए और सी दोनों कन्फ्यूजन वाले हैं दोस्तों, क्योंकि अनुकूलन विकास के लिए 30 से 31 डिग्री तापमान होना चाहिए और इसकी लवणता होना चाहिए 27 तक। ठीक है दोस्तों, 27 तक इसका अनुकूल माना जाता है लवणता। तो दोस्तों ये दोनों कन्फ्यूजन वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है, दोनों ये गलत हैं, अनुकूल नहीं है, जबकि दो सही आपके हैं, बी और डी दोनों सही हैं। ठीक दोस्तों, अगला 52 प्रश्न कह रहा है यदि किसी मानचित्र के मापक को 1:50,000 से बदलकर 1:25,000 कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में होगी कितना वृद्धि होगी? 2 गुना वृद्धि, 2 गुना ह्रास, 4 गुना वृद्धि, 4 गुना ह्रास। तो दोस्तों उसमें 2 गुना वृद्धि होगी। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए 2 गुना उसमें वृद्धि होगी। 53वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 53वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र के निम्न घटकों में से कौन सा एक जैव एवं अजैव साम्राज्य के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है? ऑप्शन ए है उत्पादक, ऑप्शन बी है उपभोक्ता, ऑप्शन सी है वियोजक और ऑप्शन डी है आवास। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है उत्पादक। दोस्तों मगर आयोग ने उत्तर सी किया है वियोजक। दोस्तों ये वियोजक नहीं होगा, उत्पादक होगा, जिसको हम पेड़ पौधे कहते हैं। ठीक है, तो पादप कहते हैं। क्योंकि जो सविंदर सिंह का जो बायोजोग्राफी है, या हम कह सकते हैं कि पर्यावरण भूगोल जो है उसमें दिया है, साफ साफ दिया है कि जो पादप होते हैं वह जैव तथा अजैव मंडलों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं, बिचौलियाँ का कार्य करते हैं। साफ साफ दिया गया है दोस्तों,
ठीक है। आप चाहेंगे तो मैं आपको भेज भी सकता हूँ, आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको भेज दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है आंसर भी, इसको देखिए आयोग ने इसको सी माना है। देखिए यहाँ पे आंसर सी माना है, तो आप अपना करेक्शन कर लीजिए। उत्पादक ही होगा, ऑप्शन ए उत्पादक। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 54वां प्रश्न दोस्तों। 54वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत बहुत पतली हो गई है। ठीक दोस्तों हमने कहा था कि कुछ इसमें ऐसे भी, आप अच्छे बुक पढ़ेंगे तभी आपको पता चलेगा दोस्तों कि कहाँ पे प्रश्न सही उत्तर दिया गया है कि नहीं दिया गया है प्रश्नों का। अगर आप इसी तरह से टेस्ट या क्वेश्चन को पढ़ के आप जाके एग्ज़ाम को देंगे, अच्छे बुक नहीं पढ़ेंगे, तो आप गलत पढ़ेंगे और गलत ही उत्तर दे के आएंगे, जिसके कारण आप 2-4 प्रश्नों से परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। अगर आप अच्छे बुकों को पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपका जो कॉन्सेप्ट होगा वह क्लियर होगा, आप अच्छे प्रश्नों को भी करके आएंगे। अगर आप इसी तरह से कंपटीशन वाले बुक जो आते हैं मार्केट में वनडे एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, या प्रश्न पत्र जो यूथ का आता है या हरियांत का आता है, आप उसको पढ़कर जाके देंगे तो दोस्तों आप कितना भी प्रयास कर लेंगे, आप बहुत सारे प्रश्नों को उत्तर आप गलत ही देख के आएंगे। क्योंकि हमने बहुत सब में देखा है, हमने बहुत सारे प्रश्नों का जो है उत्तर गलत दिया गया है, उन्होंने उसमें संशोधन ही नहीं किया गया है। ठीक दोस्तों, तो आप अच्छे बुकों को पढ़ें। जब पढ़ने के बाद ये जो क्वेश्चन पिछले गत मास का, चाहे वो नेट का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का, चाहे जीडीसी का हो, चाहे जीआईसी का हो, चाहे यूपी पीजीटी का हो, जब आप करेंगे तो आपको मालूम खुद ही चलेगा कि इसका उत्तर क्या होगा। जब आप पढ़े ही नहीं रहेंगे तो आप गलत प्रश्नों को ही पढ़कर जाएंगे और वही उत्तर करके आएंगे, और उसका उत्तर वो नहीं होगा, दूसरा होगा, जिसके कारण आप परीक्षाओं से बाहर हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, आपका मेहनत बेकार जाएगा और वो वैकेंसी भी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो दोस्तों आप अच्छे बुकों को पढ़ें और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। ठीक दोस्तों, 54वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत बहुत पतली हो गई है। कारण कह रहा है अंटार्कटिका प्रदेश में कड़ी ठंडी के कारण ग्रीन हाउस गैसों का संग्रहण हो गया है। दोनों सही है दोस्तों, उसकी व्याख्या भी कर रहा है, और भी बहुत सारे कारण हैं, ये भी उसमें कारण है, तो ये इसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक दोस्तों, ऑप्शन ए सही है। ठीक दोस्तों, 55वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 55वां प्रश्न, जीवमंडल भंडार और अवस्थिति नोकरेक। ये नोकरेक दोस्तों ये मेघालय में है। ऑप्शन ए का 4 किस में है दोस्तों? 2 जगह आ रहा है, ए का 4 2 जगह आ रहा है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, 2 जगह आ रहा है, बी और डी दोनों में आ रहा है। मानस असम में है। बी का थर्ड किस में आ रहा है? डी में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, सिमलीपाल उड़ीसा, सी का फर्स्ट सही आ रहा है। अगस्तमलाई ये केरल में, ये डी आ रहा है दोस्तों, इसका ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक दोस्तों, अगला हम प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 56वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि कौन सा सही है? जैव ईंधन मक्का और गन्ना की फसलों से प्राप्त होता। सही है, बहुत सही कह रहा है, इससे एथेनॉल प्राप्त होता है। यह ईंधन पारिस्थितिक मित्र होते हैं। बहुत सही, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं हो, एथेनॉल से प्रदूषण नहीं होता है, इको फ्रेंडली होते हैं। सी कह रहा है यह ईंधन लागत प्रभावी होते हैं। जी बिल्कुल होते हैं, बहुत खर्चीला होता है ये बनाना है एथेनॉल। और डी कह रहा है यह खाद्य सुरक्षा को प्रभावित नहीं करता है। जी प्रभावित करता है। अगर हम गन्ने से और मक्का से अगर हम ईंधन बनाएंगे तो खाद्य सुरक्षा ज़रूर प्रभावित होगा, लोगों को अनाज की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो दोस्तों आपका डी गलत है। तो ऑप्शन दिया हुआ कौन सा है इसमें मुख्य रूप से सही है। ठीक दोस्तों, तो देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में ए बी सी, तो दोस्तों ऑप्शन ए ही इसका सही हो गया, जबकि बी सी डी ये आपका गलत है, और सी में सी डी ए भी आपका गलत है, आप डी का इसमें भी आपका गलत है। भाई ए बी सी आपका पहला ही सही हो गया दोस्तों, देख सकते हैं ये भी सही। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। आदिवासी है, मूल निवास है, याकुत साइबेरिया। ए का 4 देखते हैं किस में 4 आ रहा है दोस्तों। बी में दोस्तों 4 आ रहा है। वद्दू दोस्तों सऊदी अरब में पाया जाता है। बी का फर्स्ट आ रहा है, बी में फर्स्ट आ रहा है।
सी मसाई आपका केन्या में, सी के दूसरा आ रहा है। लेफ्ट से स्कैंडिनेविया, तो डी का थर्ड भी आ रहा है, तो दोस्तों बी सही हो गया। ठीक दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों एगोरी सिद्धांत है और उसके प्रणेता विद्वान है। ठीक, देखते हैं दोस्तों। कोर पेरीफेरी मॉडल फ्रीडमैन का है दोस्तों। तो ए का फोर देखते किसमें है दोस्तों, सी में। पहले ही सी देख लेते हैं। ध्रुविका सिद्धांत पेरोक्स का, बी का थर्ड भी आ रहा है। मांग का अवस्थापन सिद्धांत DM स्मिथ, सी का दूसरा सही आ रहा है। लाभ का स्थानिक मांग सीमा मॉडल आपका, तो ये आपका डी, ये भी आपका सही सुमेलित है दोस्तों। तो ये आपका सी आपका सुमेलित हो गया। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं 59वां प्रश्न दोस्तों। 59वां प्रश्न में ये भी है आपका सुमेलित है, कूट दिया है। ठीक है, कूट में मिलाना है, कहाँ कौन सा है दोस्तों। राहुल केला जो दोस्तों है ये आपका किस पे है, ब्राह्मणी पे है। ठीक है, ए का थर्ड किस पे देखते हैं। ए का थर्ड दोस्तों ये पे ही है। टाटा किस पे है, स्वर्ण रेखा पे है दोस्तों। ठीक है, स्वर्ण रेखा पर। बी का फर्स्ट देख लेते हैं, ये है बी का फर्स्ट। विश्वेश्वरैया भद्रावती पे है दोस्तों। सी का फोर है। और बोकारो दोस्तों दामोदर पे, डी का दूसरा। तो ये ऑप्शन सही हो गया। इस दूसरे भाग का आखिरी प्रश्न 60वां प्रश्न हम देखेंगे दोस्तों। ये भाग 2 है, 60वां प्रश्न। इसके बाद हम 2 भाग और करा लाएंगे 30 प्रश्नों का। ठीक दोस्तों, आखिरी प्रश्न देखते हैं 60वां प्रश्न इस भाग का, दूसरे भाग का। 60वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस मानचित्र प्रक्षेप में सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई 45 डिग्री अक्षांश के बराबर होती है। ऑप्शन है विषुवत रेखीय स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप में, ऑप्शन बी है मर्केटर प्रक्षेप में, ऑप्शन सी है गाल प्रक्षेप में, और ऑप्शन डी है बेलनाकार प्रक्षेप में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, गाल प्रक्षेप में सभी अक्षांशों की जो लंबाई होती है वो है 45 डिग्री अक्षांश के बराबर होती है। तो दोस्तों ये रहा राजकीय डिग्री कॉलेज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 2022 के प्रश्न पत्र, जो हम 31 से 60 तक इस भाग 2 में हमने कराया है दोस्तों। 2 भाग में और लाऊंगा, तीसरा चौथा, जिसमें 30 प्रश्नों को हम सम्मिलित करेंगे। दोस्तों आप अपनी तैयारी बनाए रखें, जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाला है, मतलब आएगा, जल्द ही आएगा। जहाँ तक उम्मीद है कि ये फरवरी मार्च में ही कराएंगे, ये आपका फरवरी मार्च में GDC का पेपर कराने की संभावनाएं हैं। ठीक दोस्तों, उससे पहले आपका GIC का कराया जाएगा। ठीक है, अभी तो आ गया है, LT का आ गया है, GIC का अभी, LT का आपका जनवरी में, और जस्ट बाद में जनवरी के लास्ट में या फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका GIC होगा, उसके बाद आपका GDC होगा। ठीक दोस्तों, तो अपनी आप तैयारी बनाए रखें, सभी तैयारी आप करें, सभी क्षेत्रों से करें, और इसके साथ ही साथ आप GS के भी समान अध्ययन का भी तैयारी करते रहें। और मैं भूगोल की तैयारी आपको करा ही रहा हूँ, मैं भी टेस्ट सीरीज करा रहा हूँ, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। जो 20 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज हम करा रहे हैं, उसमें बेहतरीन प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है, जिस तरह से GDC में पूछा जाता है। ठीक दोस्तों, और जिस तरह से नेट में भी पूछा जाता है, उसमें भी हमने प्रश्नों को समाहित किया है। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।